नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो ट्रेन जो पटरियों पर दौड़ती है, वो बड़े-बड़े कारखाने जो दिन-रात चलते हैं, या फिर हमारी बाइक या कार जो सड़क पर तेजी से भागती हुई हमें दिखती है, इन सबको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? हाँ, यही ताकत हमें देती है कोयला और पेट्रोलियम। एक ऐसा खजाना जो धरती के गर्भ में करोड़ों लाखों सालों से छुपा हुआ है और आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, कोयले को हम काला सोना कहते हैं और पेट्रोलियम को तरल सोना, क्योंकि इसके बिना हमारी आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो चलिए आज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे बने, इनके उपयोग क्या-क्या है और इनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन की। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन्हें मनुष्यों ने नहीं बनाया है, वो पृथ्वी पर पहले से ही उपलब्ध है ना, जो बिना किसी मानवीय प्रयास के उपलब्ध है, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इनका उपयोग बच्चों मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है ना। प्राकृतिक संसाधन जैसे हो गए जल, वायु, भूमि, वन, खनिज, ऊर्जा स्रोत और जीव जंतु। जैसे वायु का उपयोग इंसान सांस लेने के लिए करता है, भूमि का उपयोग खेती के लिए करता है, वन का उपयोग औषधि, लकड़ी, ईंधन के लिए करता है और फल के लिए करता है। जीव जंतुओं का उपयोग मनुष्य पशुपालन के लिए करता है, उनके उनसे वो मांस प्राप्त करता है जिसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो बच्चों बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का अर्थ यह है बच्चों कि इनकी पृथ्वी पर मात्रा असीमित है, यानी कि आप इनका कितना भी उपयोग कर लो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये बच्चों अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, क्या आप कभी इनको खत्म कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी इनकी मात्रा सीमित है, पृथ्वी पर इनकी मात्रा निश्चित है। यदि अपन इनका लगातार दोहन करते रहे, लगातार इनका उपयोग करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सब संसाधन खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज लवण और प्राकृतिक गैस। अब बच्चों बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से बना है ना। तो बच्चों जो जीवाश्म ईंधन है वो मृत जीवों के अवशेषों से बना होता है, इसलिए बच्चों इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार का बच्चों प्राकृतिक ईंधन है ना, क्योंकि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसमें मृत जीव जंतु तथा वृक्षों की संरचना शामिल होती है। लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर, है ना, यानी कि वो जल गए और उच्च दाब और उच्च ताप में दबने से हुई है। तो बच्चों जो जीवाश्म ईंधन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है कि 65 करोड़ वर्ष पूर्व जो जीव थे वो जल गए और वो धरती के पेंदे में दबते गए, और धरती के पेंदे में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ये ईंधन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से है ना। जीवाश्म ईंधन यानी कि जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि इनके रूप है। अब बच्चों जीवाश्म ईंधन में सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला की, है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में बच्चों बहुत सारे वन थे, है ना। कोई बाढ़ जैसी आपदा आई होगी, इसके कारण ये क्या हुआ, वन मृदा के नीचे दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मिट्टी जमा होने के कारण वे क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, है ना, दबते चले गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से सभी जीव जंतु और पौधे खत्म हो गए, यानी आकाश से कोई ऐसा पिंड गिरा होगा, है ना, जिससे सभी जीव जंतु और पौधे क्या हो गए, खत्म हो गए। समय बीतने के साथ वह नीचे दबते चले गए। अधिक दबाव होने की वजह से ये सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधे के कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही
बच्चों कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है कि कार्बनीकरण क्या है, तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में घने वन थे, है ना, जो धीरे 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 मिट्टी के नीचे दबते चले गए, और जैसे जैसे उनका ताप बढ़ा, है ना, पृथ्वी के अंदर ताप बढ़ा और दाब बढ़ा, तो उच्च ताप और उच्च दाब पर वे कोयले में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधों के कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही बच्चों कार्बनीकरण कहा जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि ये कोयला क्या होता है ना, कोयला क्या होता है। वैसे तो बच्चों कोयले के 4 प्रकार होते हैं, है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। लेकिन हम एक सामान्य कोयले की बात करेंगे जो धरती से प्राप्त होता है ना। सभी की सम्मिलित रूप से अपन बात कर लेते हैं। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, है ना। इसे ही बच्चों कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से बच्चों क्या होता है, कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को बच्चों कार्बनीकरण कहते हैं। ये बच्चों मृत वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब बच्चों बात आती है कोक की, है ना। कोक जो होता है एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक से बहुत सारी धातुओं के निष्कर्षण में, जो बच्चों कोक होता है वो बहुत सारी धातुओं के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है। कोक कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन है। तो बच्चों जो बिटुमनी कोयला होता है उसके माध्यम से कोक को बनाया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कोलतार। कोलतार काला या भूरे रंग का अत्यंत गाढ़ा द्रव है। यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा तरल द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है ना, अलग अलग प्रकार के 200 पदार्थों का मिश्रण को ही बच्चों कोलतार कहते हैं। यह पदार्थ दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे पेंट हो गया, रंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, चित्र हो गया, सुगंध बनाने वाले साधन हो गए, विस्फोटक हो गई, दवाइयां हो गई, है ना, आदि के निर्माण का प्रारंभिक पदार्थ है। जो बच्चों हम घर में नेफ्थलीन की गोलियों का उपयोग करते हैं, है ना, जैसे बाथरूम में या फिर कपड़ों के अंदर रखने के लिए, वो नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही बनाई जाती है। कोलतार सड़क निर्माण में भी उपयोगी है। बच्चों जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि जब डामर की सड़कें बनाई जाती है तो इस पे ये जो काला काला तरल द्रव छिड़का जाता है वह कोलतार होता है। लेकिन बच्चों आजकल सड़क निर्माण में बिटुमेन का उपयोग होने लगा है। तो ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है कि आजकल सड़क निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो हम उत्तर लिखेंगे बिटुमेन का उपयोग होता है। अब बच्चों बात करते हैं कोयला गैस की। जब हम कोयले से कोक बनाते हैं तो उस समय बच्चों हमें कोयला गैस प्राप्त होती है। जो कोयला गैस होती है वो मुख्य रूप से ईंधन के रूप में उपयोग ली जाती है। अब बच्चों बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम है जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है ना। इसके बाद में बच्चों जो पेट्रोलियम है, इस शब्द की उत्पत्ति पेट्रा और ओलियम से हुई है। पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। बच्चों अब बात करते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। तो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ इसका निर्माण। जब ये जीव मरे होंगे तब इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के द्वारा ये ढक गए होंगे। लाखों वर्ष में यहाँ पे इनको वायु नहीं मिलेगी और उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया होगा। पेट्रोलियम धरातल के नीचे अवसादी परतों के बीच में पाए जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का तेलीय द्रव है, जिसका उपयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बच्चों जो ये पेट्रोलियम होता है ये पृथ्वी के अंदर अवसादी परतों के बीच में पाया जाता है ना, अवसादी चट्टानों के बीच में पाया जाता है। अब बच्चों जो पेट्रोलियम होता है उसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो बच्चों पूछा जाता है कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से है। तो बच्चों पेट्रोल है ना, केरोसिन जो हमें अंदर से प्राप्त हो रहे हैं ना, जिनका निर्माण मृत जीवों के अवशेषों से हुआ है, तो वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। क्योंकि इनका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व उच्च दाब की परिस्थितियों में मृत जीव जंतुओं वनस्पतियों के जीवाश्म के रासायनिक रूपांतरण से हुआ है, इसलिए इससे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसे चट्टानी तेल भी कहते हैं या रॉक ऑयल भी कहा जाता है। चट्टानी तेल क्योंकि इन्हें अवसादी परतों के बीच में से प्राप्त किया जाता है। इसे बच्चों काला सोना भी कहा जाता है।
अब बच्चों जैसा कि चित्र दिखाया गया है ना, तेल के क्या होते हैं बच्चों, कुएं होते हैं ना, इनको खोदा जाता है और जैसे हमारे घर में ट्यूबवेल होती है उस तरह से अंदर एक होल किया जाता है और कहां तक पहुंचा जाता है, अवसादी परतों के बीच तक, और इनके भंडार अवसादी परतों के बीच में होते हैं, वहां से इन्हें निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम का परिष्करण, जो अब धरती में से जो रॉ ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं, है ना। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसके विभिन्न संघटक होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण है ना। इन सब चीजों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, है ना। और पेट्रोलियम को अलग अलग विधियों से, है ना, जिस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा विभिन्न तापों पर पेट्रोलियम का पृथक्करण तेल को अम्ल या क्षार विलयन के साथ धोकर किया जाता है। तो बच्चों जो अंदर से पेट्रोलियम निकलता है उसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या अलग अलग क्वथनांकों पे उससे ये सारे अलग अलग चीजें निकाल ली जाती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम, ये सारे निकाल लिए जाते हैं। अब बच्चों पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। तो बच्चों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पेट्रोलियम परिष्करण किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को अलग अलग करना, है ना, पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। अब बच्चों भारत में एक संस्था बनी हुई है, उसका नाम है पीसीआरए। क्या नाम है, पीसीआरए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र, है ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसकी स्थापना बच्चों 1978 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसानों को किस प्रकार से कम करना है। तो बच्चों जो ये पीसीआर है वो सभी उपाय करता है जिससे पेट्रोल के दोहन से, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और आदि गैस निकलती है उससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए। अब बच्चों पीसीआर हम आम लोगों को कुछ निर्देश भी जारी करता है, जैसे जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। तो बच्चों जितनी गाड़ी हम तेज चलाएंगे उससे क्या होगा, हमारी गाड़ी का एवरेज कम आएगा, हमें ज्यादा फिर तेल का उपयोग करना पड़ेगा, है ना, और गाड़ी धुआं भी ज्यादा छोड़ेगी, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। उसके बाद में यातायात लाइटों पर अथवा आपको जहां प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, यानी कि आप अनावश्यक गाड़ी को चालू मत कीजिए कीजिए जिससे क्या होगा, पेट्रोल का संरक्षण होगा, हम पेट्रोल को बचा पाएंगे। गाड़ी में टायरों का प्रेशर और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, यानी कि हमें टायरों में हवा बराबर सही जो मापदंड दे रखा है, जैसे 30 पास्कल की भरानी है ना, जो भी उसका प्रेशर है, यदि आपको 20 भरानी है, 30 भरानी है, जो भी हर हर गाड़ी का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से उस प्रेशर को मेंटेन कर रखिए और गाड़ी की नियमित रूप से सर्विसिंग कराइए ताकि वो गाड़ी एवरेज ज्यादा दे। बच्चों बात करते हैं सीएनजी और एलपीजी की, है ना। अब सबसे पहले जानेंगे कि सीएनजी क्या होता है। सीएनजी बच्चों इसका पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। और बच्चों जो सीएनजी गैस होती है वो हवा से क्या होती है, हल्की होती है। इसका उपयोग बच्चों वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास भी ऐसे बहुत सारे वाहन होंगे जिनके ऊपर सीएनजी का टैग लगा हुआ होता है, यानी कि उनमें पेट्रोल नहीं डाला जाता है, वो सीएनजी से चलते हैं। और जो सीएनजी होता है उसका मुख्य घटक मीथेन है। अब बच्चों बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी हवा से हल्की थी तो एलपीजी क्या है, हवा से भारी होती है। इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है ना। बच्चों हमारे घर के अंदर जो हम गैस चलाने के लिए सिलेंडर का उपयोग लेते हैं उसके अंदर एलपीजी ही भरी होती है, और इसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसके माध्यम से ही एलपीजी बनाई जाती है। तो बच्चों ये सीएनजी और एलपीजी का अंतर परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें इस प्रकार की टेबल बना के ही इसे याद करना है। अब आगे की वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे बना, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूनिवर्सल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगले वीडियो में हम इसी पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो जुड़े रहिएगा यूनिवर्सल क्लासेस के साथ, जहाँ पढ़ाई है आसान और मजेदार।